इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से उसके आगे के सारे एक्ट 1935 तक के बारे में। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो है वो होता है, उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, वो है कांग्रेस का गठन A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? कांग्रेस का गठन होने से अब आगे जितने भी एक्ट्स आते हैं इसमें कांग्रेस का एक बैकग्राउंड रोल रहता ही रहता है। ओके, तो इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें होती है? पहली चीज़ ये होती है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, केंद्रीय विधायिका जो होती है, उसमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 मेंबर बना दिया जाता है, कर दिया जाता है ये सिस्टम कि उसमें मिनिमम 10 मेंबर होंगे, मैक्सिमम 16 मेंबर होंगे। अब जो स्टेट की, ध्यान से सुनिए, स्टेट की और सेंटर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब विधायिका है, इन दोनों में ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ा दिया जाता है। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या तो बढ़ा दी जाती है, लेकिन अभी भी मेजोरिटी जो होती है, अधिकतर संख्या ऑफिशियल मेंबर्स की ही रहेगी। अभी इस एक्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि फर्स्ट टाइम इंडियंस गॉट राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन बजट। भारतीयों को पहली बार यह अधिकार मिला। मैंने बोला ना, कांग्रेस के आने से कुछ चीज़ें इसमें इस एक्ट में जुड़ेगी, और ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कांग्रेस के चलते आती है कि इस एक्ट में भारतीयों को बजट पे और पब्लिक वेलफेयर पे सवाल पूछने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन यह अधिकार सिर्फ नाम मात्र होता है। इस चीज़ पे ध्यान देंगे, इस एक्ट में यह जो सवाल पूछने का अधिकार होता है यह नाम मात्र होता है। अगर आपको सवाल पूछना है तो भारतीयों को 6 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती थी सवाल के साथ, जिसका जवाब तो उनको मिलता था, पर वो उस जवाब पे काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, डिबेट नहीं कर सकते थे, और इस तरह उस सवाल की कोई महत्व नहीं रह जाता था। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, इसलिए क्योंकि इस एक्ट के साथ भारत में हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की गई। इसके पहले हम सब एक थे, हमने एकजुटता का प्रदर्शन हमेशा इसके पहले किया, चाहे वह 1857 की क्रांति हो, चाहे कोई भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें मोर्चा लेने की बात आई हो, हिंदू मुस्लिम ने एकजुट होकर उनके खिलाफ विद्रोह किया था। 1905 में जब बंगाल का बंटवारा हो रहा था, उस समय भी हम लोग एकजुट थे। मॉर्ले थे उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मॉर्ले नाम है उस बंदे का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो कि इंग्लैंड में होते हैं। ओके, मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे इंडिया में, इसलिए इस एक्ट को बोला गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। राइट। अब इसमें जो सबसे पहला प्रावधान था, जो मैंने बताया, हिंदू मुस्लिम एकता का खंडन करने के लिए अंग्रेज़ों की साजिश थी, उसका नाम था सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट देना। अब देखिए, हमारी आबादी में कुछ मुस्लिम हैं, वो माइनॉरिटी हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ सीट अगर रिज़र्व की जाती है, इट इज़ वेरी गुड। तो इससे हिंदू मुस्लिम में आपसी मतभेद क्यों पैदा होगा? आपसी मतभेद पैदा होने का कारण ये था कि मुस्लिम कैंडिडेट जिनके लिए सीट रिजर्व्ड है, वो जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, उनको वोट सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे। अब आप समझिए, मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम से ही मतलब हो, जो रिजर्व सीट पे मुस्लिम खड़े हो रहे हैं उनको वोट सिर्फ मुस्लिम करेंगे। तो एक तरह से उनके लिए उनका अपना लीडर हो गया, हिंदुओं के लिए उनका अपना लीडर हो गया। इन्होंने तो दोनों को बांट दिया ना। हम एक देश के हैं, हमारा लीडर एक होगा, हिंदू हो मुस्लिम हो डजेंट मैटर। हमारा कोई भी एक प्रोविंस एरिया है, वहाँ का लीडर एक होना चाहिए। पर यहाँ इन लोगों ने वो चीज़ करके ये सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट से लोगों के बीच मन में ही एक दीवार खड़ी कर दी। दिस वॉज द पॉलिटिकल स्टेप जिससे कि आप हिंदू मुस्लिम बंटवारा कर सकते थे। अंग्रेज़ों ने इसकी कोशिश करी। अब इसका मुख्य कारण क्या था? होम रूल डिमांड हुई थी 1906 में। बंगाल का पार्टीशन मैंने बता दिया, उसमें देखने को मिली एकता। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो गई थी 1906 एंड अब देखिए, मुस्लिम लीग की जो फॉर्मेशन हुई थी, उनका कुछ अपना इंटरेस्ट भी होता है। दो मुस्लिम लीग कभी अच्छा काम भी की, बाद में आगे चल के भारत और पाकिस्तान का विभाजन में मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा हाथ था। तो उस पर्सनल इंटरेस्ट को अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप सर्व करते हैं जहाँ पे उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है, तो दे विल सपोर्ट इट। तो यहाँ पे यही चीज़ें कुछ प्रॉब्लम बन के आई थी, जिसके चलते लोगों के मन में मनमुटाव पैदा हुआ, आपसी मतभेद पैदा हुई। और पॉलिटिकल मतभेद को पब्लिक के बीच में आना कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो आ ही जाती है। इसमें एक दो और ज़रूरी चीज़ें हुई थी। इंडिया में
जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यपालिका जो थी, कार्यपालिका का जो काउंसिल थी, उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहले मेंबर थे भारतीय जिनको कि शामिल किया गया। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल थी उसमें भी 2 भारतीयों को ऐड किया गया, केजी गुप्ता और सैयद हुसैन को। अब पिछले एक्ट्स में हमने पढ़ा था 1892 के एक्ट में कि भारतीयों को अधिकार तो मिला था प्रश्न पूछने का, पर वो डिबेट नहीं कर सकते थे, काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। 1909 में इस चीज़ को ध्यान देंगे, 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म में अब भारतीयों को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो सवाल भी पूछ सकते हैं, साथ के साथ वो काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं पब्लिक वेलफेयर और बजट के इशू पे, प्लस वो वोट भी कर सकते हैं फाइनेंशियल बजट के इशू पर। ओके, अब उसके देखिए ये 1892 है, इसमें लास्ट पॉइंट देखिए, और 1899 इसका लास्ट पॉइंट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। अब बजट के बारे में हम लोग बात करते हैं। बजट पे जो वोट करने का अधिकार होता है या बजट पे चर्चा करने का अधिकार या उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार, यह एक तरह से भारतीयों के लिए पावर था। तो इसको मैंने 3 भाग में बांट दिया, जो 3 तरह से हम लोगों को यह अधिकार, यह पावर प्राप्त होता है। पहले बार 1833 में 1833 में बजट तैयार होता है पूरे भारत के लिए, ठीक है। अब उसके बाद भारतीयों को अधिकार कब मिलता है प्रश्न पूछने का, कुछ भी छोटा सा अधिकार, सिर्फ नाम मात्र अधिकार, पर कहने को एक अधिकार जो मिलता है भारतीयों को, वह मिलता है 1892 में। एंड इन 1909 इंडियंस गॉट राइट टू आस्क क्वेश्चन, डिबेट एंड वोट ऑन बजट। ये लास्ट पॉइंट में आप जोड़ लेना 1909, ओके। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके 20 साल के बाद। अब इसमें क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब इसमें एक ली कमीशन आती है। ली कमीशन को ही आज के टाइम पे हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जानते हैं, ये अब बन चुका है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो आप लोग को इन दोनों को जोड़ के याद रखना है, ली कमीशन इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ टुडे। और कैग जो होता है, कैग आज के टाइम पे होता है ना, वो उसकी स्थापना वही उसी टाइम पे हुई थी, और आज के टाइम पे इसको आर्टिकल 148 में शामिल किया गया है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, ठीक है। अब क्या गया, इंडिया के जो गवर्नर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें पहले भारतीय की संख्या कुछ ऐसा फिक्स नहीं था कि कितने हो पाएंगे 6 में से। अब 6 में से 3 भारतीय होने चाहिए उसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट है 1833 बजट ऑफ सेंटर एंड स्टेट वेयर कंबाइंड टुगेदर। अब 1833 में हमने पढ़ा लास्ट स्लाइड में, ये देखिए कि पहला बजट आता है ना, फर्स्ट प्राइम बजट फॉर होल इंडिया इन 1833। तो वो जो बजट आया था वो होल इंडिया का आया था, लेकिन हर स्टेट की ज़रूरतें डिफरेंट होती है जो कि सेंटर में बैठे लोग नहीं समझ सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे भी अगर कोई कानून बनता है तो शेड्यूल 6 में जो मेंशन्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे वो कानून लागू नहीं होता है अनटिल और अनलेस वहाँ के जो गवर्नर होते हैं वो उसको इजाज़त दे दे, उस कानून को वहाँ के लिए पारित कर देते हैं। जिसमें कि जैसे असम हुआ, क्योंकि वहाँ के लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट्स की रक्षा करने के लिए, वहाँ की जो डेमोग्राफी है, वहाँ के लोगों जिस कंडीशन में रह रहे हैं उससे हम लोग अवगत नहीं हैं। इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो 1833 का जो बजट था वो तो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए मिलकर सेंटर में बना था। अब 1919 में इसको फिर से सेपरेट कर दिया गया। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अधिकार था, वो अपना खुद का बजट बना सकते हैं, ठीक है। अब इन लोगों ने कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट पहले जो था हिंदू मुस्लिम बंटवारा की नींव तो रख दी थी, अब उसको और बढ़ाने का सोचा, अलग अलग जातियों में भी, अलग अलग धर्मों में भी। अब नरेश मंडल नाम की चीज़ इन लोगों ने शुरू की। इंग्लिश में आप इसको कह सकते हो चैम्बर ऑफ प्रिंस। नरेश मतलब राजा होता है, नरेश मंडल, मंडल मतलब एक समिति, समूह, इस तरह से चैम्बर ऑफ प्रिंस, ओके। अब इसका गठन क्यों किया गया, इसमें पहले क्या किया गया, 121 प्रोविंसेस के राजाओं को जोड़ के एक चैम्बर ऑफ प्रिंस बना दिया गया, नरेश मंडल। ये इन लोगों ने किया 8 फरवरी 1921 को। अब उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत 1934 में हुई, आरबीआई एक्ट 1934। अब ये जो हमारा एक्ट था, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919,
यह एक्ट कैसा है इसकी एनालिसिस करने और इसका रिपोर्ट देने के लिए एक साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन को बनाया गया और कहा गया कि आप इस पे रिपोर्ट तैयार करो, यह एक्ट कितना इफ़ेक्टिव है, कितना बढ़िया है, इसमें क्या खामियां हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, और वो रिपोर्ट आप पेश करो 1930 में। तो हम लोग साइमन कमीशन के बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। साइमन कमीशन वॉज मेड टू रिव्यू 1919 एक्ट, जो मैंने भी आप लोगों को बताया। इसमें 7 मेंबर थे। अब आपने पढ़ा होगा ना कि यह देखा होगा द लीजेंड ऑफ भगत सिंह या बाकी फिल्मों में भी, लाला लाजपत राय नारा लगा रहे थे साइमन गो बैक, और लाठी पड़ती है और लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि इस जो कमीशन था साइमन कमीशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ वहीं के मेंबर्स थे, इंग्लैंड के मेंबर्स थे, भारतीय एक भी शामिल नहीं था। और इसका विद्रोह हर भारतीय पार्टी ने किया। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए लंदन में डिस्कस करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश इंडिया और जो प्रिंसली स्टेट जो नरेश मंडल बनाया गया था उनके बीच में, कि भाई बात क्या है, ये हमारा जो 1919 का एक्ट है ये कितना सही था नहीं था, साइमन कमीशन को एबॉलिश वगैरह को लेके 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। रिजल्ट क्या होते हैं 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के? कम्युनल अवार्ड, रैम से मैकडोनल्ड जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कम्युनल अवार्ड लाते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट का। अभी तक हिंदू मुस्लिम में विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, अब ये बोलते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। अब देखिए, शेड्यूल कास्ट को उनको अधिकारों से वंचित रखा गया था, उन पे जुल्म हो रहा था उस समय तक, अपर कास्ट के लोग जुल्म करते थे, दिस वाज द फैक्ट, ये रियलिटी है। पर सेपरेट इलेक्टोरेट देना मतलब जिस तरह से इन लोगों ने मुस्लिम को दिया, इस तरह से तो आप और वो डिफरेंस को क्रिएट कर रहे हैं। आप समझिए, अगर 2 लोगों के बीच में नहीं बन रही है, एक कोई थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है, दूसरे को पे जुल्म कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये नहीं दूसरे को भी ताकतवर बना दे ताकि अब हिंसा हो और मौत हो, दोनों तरफ से लोग मरे। ये समाधान तो नहीं है। यह थोड़े समय के लिए आपको लग सकता है समाधान है। समाधान ये होता कि दोनों के बीच के आपसी मतभेद को समझाया जाए, और जो मतभेद का कारण है, जो आपके मन में घटिया सोच है, तकियानुसी ख्याल है, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है जो लोग, सोशली बैकवर्ड है, उनको उनको अपलिफ्ट किया जाए, ये ज़रूरत होती है। पर दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना इज़ नेवर अ सॉल्यूशन। तो इन लोगों ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, वो देखिए शेड्यूल कास्ट जो उस टाइम पे थे उनको ये बात कुछ हद तक सही भी लगी, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रताड़ित किए हुए थे बहुत ज़्यादा। तो वो चाहते थे कि अरे भाई, इस प्रताड़ित होने से बेहतर है हमें कुछ पावर मिले, हम इस प्रताड़ना से उभर सके, बाहर निकले। पर जो हमारे पॉलिटिकल लीडर थे, हमारे गांधी जी जो थे, वो इस चीज़ को समझते थे कि ये अभी के लिए उनको रिलीफ देगा, पर आगे चल के ये बहुत इंटरनल टेंशन क्रिएट करने वाली चीज़ है। तो वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। गांधी जी उस समय येरवड़ा जेल में थे, जहाँ संजय दत्त भी कैद रहे हैं, उसी जेल में गांधी जी उस समय कैद थे। तो अपने जो अंबेडकर साहब थे, अंबेडकर साहब ने भी इस बारे में अपना विचार रखा। उन्होंने बोला कि मैं तो इसके फेवर में हूँ, पर गांधी जी जब भूख हड़ताल पे हुए तो अंबेडकर साहब गांधी जी के टर्म्स को मान लिए, और अंबेडकर जी ने कहा कि ठीक है, हम लोग इस पैक्ट को ऐसे साइन करते हैं कि कम्युनल अवार्ड तो मिलेगा, पर वोटिंग राइट्स जो होगी वो डिफरेंट नहीं होगी। एंड दिस वाज द बेस्ट जो हो सकता था, कि वोटिंग राइट्स अगर सबके पास रहे, तो अगर कोई शेड्यूल कास्ट से अगर कोई लीडर उठ के आता है, तो वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट का लीडर नहीं होगा, वह पूरे समाज का लीडर होगा, वह पूरी पॉपुलेशन का लीडर होगा, चाहे वह अपर कास्ट हो चाहे लोअर कास्ट हो। उसके पास यह अधिकार होगा कि वह सबका लीडर बन सके, सबके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि वो गरीब हो अमीर हो, वोटिंग राइट्स उस पर सबके होंगे। ओके, तो ये था पूना पैक्ट, इसको बोलते हैं, जो येरवड़ा जेल में गांधी जी थे। फिर अ वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड। जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्रिपेयर किया गया, वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बोलते हैं, उसको सबमिट किया गया वो सिलेक्शन कमेटी को ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, कि वो इस चीज़ को देखें, एनालिसिस करें और अपना वो दें। तो इनके बाद फिर जो अगला एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये जो एक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट को कहते हैं कि
हमारे संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा, या आज भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने दिया है 1935 में। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जॉर्ज फिफ्थ एंड वाइसरॉय थे वेलिंगटन। अब ये जो एक्ट था इसमें प्रीएम्बल नहीं था। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग प्रीएम्बल देखते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमेन रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया एंड टू सो, तो वो चीज़ जो थी इसमें नहीं थी प्रीएम्बल। इसमें क्या क्या नहीं थी, और फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेस्पोटिज्म। क्यों भाई, ये हम लोग को आगे पता लगेगा। An all India federation was established and power was divided between union list, state list and concurrent list, and viceroy have some residuary power. अब ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे अभी भी कुछ चीज़ें यूनियन लिस्ट में है, कुछ स्टेट लिस्ट में, कुछ कंकरेंट लिस्ट में है। वाइसरॉय वाले जो रेसिड्यूरी पावर है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सपोज स्टेट लिस्ट में क्या आती है, स्टेट पुलिस है, पुलिस जो होती है वो स्टेट लिस्ट में आती है ना, लेकिन आर्मी यूनियन लिस्ट में आती है। ये डिफरेंस है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेट लिस्ट में यूनियन लिस्ट में आती है। कुछ अधिकार स्टेट को दिए गए हैं, कुछ अधिकार यूनियन को दिए गए हैं, और कुछ पे दोनों का अधिकार है, और उसको बोलते हैं हम लोग कंकरेंट लिस्ट। अब ये वाइसरॉय की जो रेसिड्यूरी पावर थी, इसको ये क्या होता है भाई, जो चीज़ इनमें नहीं मेंशन्ड है या कुछ ऐसी नई टॉपिक उभरती है जो जिसको मेंशन करना भूल गए हैं, या इमरजेंसी के दौरान कुछ ऐसा, वाइसरॉय के पास पावर होगा उस लिस्ट पे कानून बनाने का। अब स्टेट पुलिस से रिलेटेड कोई भी कानून सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट से रिगार्डिंग वो बना सकती है, स्टेट लिस्ट से रिगार्डिंग नहीं बना सकती है, और यूनियन लिस्ट से रिगार्डिंग बना सकती है। ठीक है। अब जो डायरची हमने पढ़ा था ना कि स्टार्ट हुआ था 1919 में, उसको बंद कर दिया गया स्टेट में जो डायरकी थी। ठीक है। अब जो इंडियन काउंसिल भी एक बनाया हुआ था उसको भी एंड कर दिया गया, इंडियन काउंसिल को भी। अब इसमें इन लोगों ने क्या किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो था, ये लोग फूट डालने की जो नीति थी इनकी बंद नहीं करना चाहते थे। एक्सपेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन लोगों ने फिर करने की कोशिश करी, और इन्होंने दलित्स को भी ऐड किया, वुमेन को भी ऐड किया, और लेबर्स को भी ऐड किया। देखिए, अगर आपको किसी में फूट डालना है, किसी भी पूरी पॉपुलेशन में, तो आप सबसे पहले जो पिछड़ा वर्ग है या जो शोषित वर्ग है उनको पकड़ो, उनको उनकी ताकत का एहसास दिलाओ, उनको पावर दो, तो फूट डाल सकते हो। आप उनके अपलिफ्टमेंट की भी बात कर सकते हो, लेकिन अगर आप उनके अपलिफ्टमेंट के नाम पे उनको सिर्फ भड़काओ तो वो फूट डालने की नीति होती है, और यही चीज़ें अंग्रेज यूज करते थे। They never talked about the social justice. Actually, they talk about social justice, but they never aimed to provide them the social justice. उनका एम होता था उनको अच्छे सपने दिखा के आपस में लड़ाई लगवाना। ये सॉल्यूशन की बात नहीं करते थे, ये सिर्फ प्रॉब्लम की बात करते थे। और आज के पॉलिटिकल एरा में ऐसा अभी भी होता है, ऑपोजिशन कई बार सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, सो दैट वो पब्लिक को भड़का सके रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट। लेकिन व्हाट वी नीड इज़ द कंक्रीट सॉल्यूशन। चलिए, तो हम देखते हैं कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट है, देखिए जो पहला आया था एक्ट 1773 में, हमने उसमें पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट में कि सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट था, समझिए, वो एक जनरल कोर्ट ही था, सिर्फ नाम था सुप्रीम कोर्ट, पर जो एक्चुअल विथ पावर जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो पहली बार बनता है GOI 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत 1937 में दिल्ली में। अब यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है 1919 में, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कुछ, हर कोई वोट नहीं कर सकता है। जैसे आज के टाइम पे सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको एक उम्र क्रॉस करनी होती है, उसके बाद आप वोट करने, और भारत नागरिक होते हैं तो आप वोट दे सकते हैं, आपके पास यह अधिकार प्राप्त होता है वोट दे। लेकिन तब कुछ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, लाइक कुछ भी लगा सकते थे वो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप अगर ग्रेजुएट हो तो ही वोट दो, ये जो भी था। एंड सम कंसेशंस वाज गिवन
to get voting rights, but the election was still a direct but limited voting and women also had voting right. औरतों को भी voting rights दिया गया था यहाँ पे. Emergency provision and power of ordinance to president was taken from 1935. इमरजेंसी की जो प्रोविज़न आज के टाइम पे जैसे इमरजेंसी होती है तो वैसे भी इमरजेंसी की प्रोविज़न भी थी. और ऑर्डिनेंस होता है जैसे राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है उस समय का वाइसरॉय, आप समझ लो एक पावर अभी प्रेसिडेंट के पास होता है, तो कि वो कोई कानून पास कर सकते हैं. जब सत्र नहीं बैठ रही है, संसद की सत्र नहीं बैठी है, तो कानून राष्ट्रपति पास कर सकते हैं जिसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है. ये हम लोग पीछे पढ़ा था इस एक्ट के बारे में. तो ये जो अधिकार थे वो वापस ले लिए गए. नेहरू ने इस एक्ट के बारे में बोला था, ये एमसीक्यू में आ जाता है सवाल, कि दिस एक्ट इज़ द न्यू मैग्ना कार्टा ऑफ स्लेवरी. ओके, और इस तरह से हम लोगों का ये एक्ट भी ख़त्म होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. और इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे अपने महान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगले लेक्चर से.